नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह। आप देख रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। और मेरे साथ हैं एडवोकेट चांदीराम पातड़ जी, जो पूर्व में अपने गांव के सरपंच भी रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं, और इसके अलावा जो वकीलों की संस्था है उससे भी जुड़े रहे हैं। क्या क्या इनके पद हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और समसामयिक विषयों के ऊपर इनसे जानकारी लेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, कि लोकसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं जो वो बनने वाले हैं, और इनके भूतकाल की भी बात करेंगे, इन्होंने जो संघर्ष देखा। तो वकील साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। वकील साहब, आप वकील तो रहे ही हो, इसके अलावा किन किन जन संगठनों से जुड़े हुए हो, तो उनके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दो। मैं किसान सभा में भी रहा हूँ, बल्कि पहले नौजवान सभा में भी काम किया था। फिर मैं 78 में गाँव का सरपंच बन गया था। सूर्यवाड़ा गांव जो हिसार में पड़ता है। और उस मैं मतलब 76 में LLB की थी, 77 में इनरोल हुआ था, 78 में चुनाव हुए थे सरपंची के। उस टाइम सरपंच बना था। और मैं किसान सभा में काम करता था उस टाइम में। कामरेड पृथ्वी सिंह और प्रिया हमारे लीडर होते थे। और किसान सभा में एक उस टाइम मूवमेंट चला था, ये जो पक्के खाड़ों के खर्चे माफ़ी के बारे में। उसमें हमने मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कर दिया। वो बाद में फिर वो सरकार ने, देवीलाल की सरकार, चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने तो वो कर्जे माफ़ कर दिए थे। ना वो सॉरी, खर्चे, जो खर्चा था खर्चा खत्म कर दिया। जो पक्के खाड़े का खर्चा था वो खत्म कर दिया था। पहला जो पक्के खाड़े बने थे उसका खर्चा किसानों से लेते थे। किसानों से लेते थे, फिर सरकार देने लगी थी। फिर बाद में सरकार देने लगी। तो ये भी एक आंदोलन था उस टाइम का। तो इमरजेंसी के तुरंत आंदोलन में चौधरी देवीलाल भी शामिल थे। अच्छा। हाँ, फिर तो सरकार बाद में बनी है, पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। तो जैसे कि आप नौजवान थे, एजुकेशन प्राप्त करके आए 77 में, 77 में, उससे पहले इमरजेंसी लग गई थी, तो आपने इमरजेंसी का दौर भी देखा होगा। कैसा दौर था? इमरजेंसी का दौर देखा था। इमरजेंसी में क्या था कि जो विपक्ष के नेता थे ज़्यादातर वो जेलों में डाल दिए थे, और एक सेंसर लगा दिया था मीडिया पर भी और अखबारों पर भी। मतलब अच्छा माहौल नहीं था इमरजेंसी का उस टाइम में। तब आप एक्टिव थे, छात्र राजनीति? ना, मैं इतना एक्टिव नहीं था। मैं पढ़ता था, अवेयरनेस थी मेरे में, परंतु मैं उस घटना को गलत मानता था जो इमरजेंसी लगी थी। तो आप उस वक्त जब LLB कर रहे थे तब आप मेरठ में थे? हाँ, मेरठ में। तो वहाँ आपने फिर मेरठ में किस नेता को करीब से देखा, कैसी राजनीति देखी वहाँ? मैं तो वहाँ तो देखो उस टाइम प्रभाव था चौधरी चरण सिंह का, क्योंकि वो किसानों के लिए उन्होंने एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट बनाया था। वहाँ जो काश्तकार थे उनको मालिकाना हक दिए थे, और स्टूडेंट काश्तकारों को, यानी जो उसके ऊपर काम करने वाले मजदूर थे, तो उनको जमीन पे हक दे दिया था। जो मालिक किसान थे, किसान काश्तकार जो किसान थे उनको हक दिया था। और वहाँ चरण सिंह का प्रभाव के छात्र संघ में ज़्यादा थे, परंतु SFI की यूनिट भी थी वहाँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा। ये जो ये सतपाल मलिक जो गवर्नर रहे हैं, हाँ जी, ये हमारे से 2 साल सीनियर थे वहाँ। अच्छा, उस कॉलेज में। ठीक है। तो वो भी अच्छे बोलते थे, वहाँ हम सुनते थे प्रोग्राम। अच्छा, वो भी सुनते थे। हाँ, तो आपको ऐसा लगा था, लो चाय भी ले लो साथ की साथ में, तो आपको ऐसा लगा वकील साहब भी वहाँ पे जमीनें जो हैं किसानों को दी जा रही हैं, तो हरियाणा में भी ऐसा होना चाहिए? देखो, वो मेरा जाने तो पहला ही सुधार हो चुका था वो तो। और हरियाणा में भी सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स लागू हो गया था उस टाइम में। जब प्रताप सिंह कैरो के टाइम में आंदोलन करे थे किसानों ने, यहाँ भी मुजाहरा लहर चली थी। मुजाहरे के आंदोलन। वैसे मुजाहरे के बारे में ना, जो आज की पीढ़ी उसको पता ही नहीं होगा, मुजाहरा जो है बड़ा उर्दू का शब्द है, इसके बारे में थोड़ा बता दो। मुजाहरा भी काश्तकारी होता है, टेनांट, जो बटाई पे मालिक को बटाई देकर काश्त करता है। अपना इस इलाका में ज़्यादातर 1/3 बटाई देता था मुजाहरा मालिक को, की वजह से, जिसपे सिर पे कहते हैं आपस खेती फसल पे करनी हो, मतलब खेती सिर पे तो हिस्सा देते हैं। हाँ। वो सिर पर ला लो, जो पैदावार होती थी उसकी शर्त थी कि वो 1/3 मालिक को देगा वो। अच्छा। जैसे 90 मन ला ले कोई गेहूँ होती है, तो तिहाई कितनी बनी? 30 मन उसकी होगी। 30 मन उसकी होगी, जो मुजाहरा काम। मुजाहरा। तो चाहे लो,
वकील साहब हैं, बहुत लंबा इनका दौर रहा है, राजनीति को इन्होंने करीब से देखा 77 से लेके अब तक आप लगा लो, यानी कि 30 साल तो पहले वाले और 20 साल ये भी, यानी 50 साल तो राजनीति को आपने करीब से देखा है। पर आपकी जो सोच है वो एक वामपंथी रही या क्या कहूँ भी, किस तरह की रही है आपकी सारी? कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े रहे आप ज्यादातर? देखो, कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ साथ जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है नहीं, हम जो मानते हैं जब तक डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जनवादी आंदोलन, हाँ, जनवादी आंदोलन कह लो, लोकतांत्रिक आंदोलन कह लो, मतलब उससे जुड़े हुए हैं। कोई भी लोगों की मांग है, कोई जाति हो रही है, उसके खिलाफ जैसे आंदोलन होता है तो उसमें हम हिस्सा लेते रहे हैं। अच्छा जी। टुहाना की घटना बताऊं, जो हनुमान सिंह एमएलए बने थे, जो पूर्व में रहे हैं टुहाना का एमएलए, हनुमान बिश्नोई। हाँ, हनुमान बिश्नोई। हाँ जी। 1985 में शायद वो बने थे मेरे ख्याल में। अच्छा जी। तो उस टाइम मतलब लार्ज स्केल में बूथ कैप्चरिंग हुई थी शहर में, देखी हमने। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने 11 बजे तक तो बाइकाट ही कर दिया था चुनाव। तो फिर यहाँ जो सारी पार्टी थी उस टाइम, चौधरी देवीलाल की पार्टी थी दमकीपा। क्या नाम था? दमकीपा। दमकीपा। हाँ, दलित मजदूर किसान पार्टी। अच्छा। अच्छा। तो दलित मजदूर किसान पार्टी। अच्छा जी। और उसके साथ हमारी पार्टी लाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो और जितनी भी पार्टियां थी सब ने इकट्ठे होकर यहाँ फिर आंदोलन चलाया था, धरना चला लगातार, और गांव में पैदल मार्च करके फिर दिल्ली पहुंचे थे लोग। अच्छा जी। तो तब देवीलाल की जो पार्टी थी उसके साथ आपका गठबंधन हो गया था, समझौता हो गया? आंदोलन में गठबंधन था। आंदोलन में गठबंधन। वैसे तो हम भी चुनाव सीपीएम। तो उस वक्त देवीलाल आए थे उस वक्त टुहाना आए थे उस टाइम। अच्छा जी। विरोध किया था उन्होंने भी, और हमारा उम्मीदवार था कॉमरेड हरपाल सिंह सीपीएम का, वो भी कैंडिडेट था उस टाइम। अच्छा, वो हार गया था उस टाइम? हार तो सार वो बाइकाट ही कर दिया था, हार तो क्या था, चुनाव का बाइकाट आए तो थे वोट तो उनके, दमकीपा के उम्मीदवार के भी आए थे, हरपाल सिंह के भी आए थे। ये आपने एक नई सी बात बताई, चाय लेते रहो। आपकी चौधरी देवीलाल जो कि जिनको आज के वक्त में जननायक के रूप में जाना जाता है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसमें दलित मजदूर और वो चरण सिंह की पार्टी ज़्यादा थी बल्कि। अच्छा। चौधरी चरण सिंह की पार्टी में ही शामिल थे सारे। अच्छा जी। जम्मू की बात। तो देवीलाल जो थे उस वक्त उसकी पार्टी में शामिल? चौधरी देवीलाल भी उसके लीडर थे। अच्छा जी। फिर भी एक नई तरह का नाम, जैसे कि ये जन संगठन का नाम ज्यादा लगता है, एक पार्टी का नाम कम लगता है। ये पार्टी रही है उस टाइम। अच्छा जी, ठीक है। तो एक चीज, चौधरी करम सिंह और ये थे लीडर उसके, करम सिंह डांगरा। और हाँ, करम सिंह डांगरा। ये तब देवीलाल के साथ ही थे? देवीलाल के साथ थे। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में मेरे को थोड़ा और बताइए कि जैसे फिर आप छात्र जीवन से गांव के सरपंच बन गए, तो सरपंच वहां से एक सोच लेके आए या यहाँ से एक आके सोच बनी कि नहीं भाई लोगों के काम में जाना चाहिए, सरपंच भी बनना चाहिए? देखो, कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि वैसे तो था कि जो सोच है नहीं भाई, सोच अच्छी रखनी चाहिए, ईमानदारी हो, और ईमानदार लोगों ने राजनीति में आना चाहिए। कई बार आम आदमी के बीच में ये प्रचार किया जाता है कि भाई राजनीति तो बहुत गंदी चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि गलत आदमी भी राजनीति में आ जाते हैं। तो मेरी सोच यही थी कि भाई राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, परंतु मेरा कोई उस टाइम ऐसा नहीं था विचार कि भाई मैं सरपंच बनूंगा। क्योंकि मैं 1 साल तो LLB करे हुआ, छोटी उम्र थी मेरी उस टाइम। तो गांव के लोगों की इच्छा थी। नहीं, छोटी उम्र कितनी उम्र ने मान्य करो आप? मतलब ये थी मेरी 20-22 साल की तो बस मेरी, हाँ 20-22 ऐसी हो। अच्छा, ठीक है। जो वोट तो बने रहा था। 21 साल का था पहले, राइट? हाँ, 22-23 हो रही होगी मेरी। अच्छा जी, ठीक है। तो मैंने फिर इलेक्शन भी होया, फिर इलेक्शन गांव में इलेक्शन होया था, मैं जीत गया था। परंतु बतौर सरपंच मैंने किसी को रिश्वत देकर ग्रांट नहीं ली, और ग्रांट मेरे को मिली भी कम इसलिए कि मैं रिश्वत नहीं देता था। और पुलिस का जो दखलंदाजी थी गांव में, मैंने होने नहीं दी कोई भी, कभी भी। और ना ही पुलिस की दखलंदाजी? हाँ, पुलिस डरती थी बल्कि भाई इस गांव में जाना ठीक को नहीं, क्योंकि पुलिस ज़्यादातर अपना हरियाणा में पुलिस का रोल जो रहा है नहीं,
आम आदमी को तंग करने का ज़्यादा रहा है, वेलफेयर का कम रहा है। तो जब आप गांव के सरपंच बन गए तो कुछ इस तरह के काम भी हुए जिसमें उनको लगा हो भी लड़का ठीक बना दिया, या उनको ऐसा लगा भी नहीं भाई ये तो नुए बना दिया हमने? देखो सब तरह के लोग थे, क्योंकि जो मेरी जो सोच थी पॉलिटिकल से अब तक, जो दूसरी सोच के लोग थे वह से विकास का काम भी कर रहे हैं, वो विरोध में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। परंतु उसी दौर में हमारा एक गाँव थे बिठमड़ा सूरेवाड़ा, वो जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ते थे उस टाइम। अच्छा जी। तो हमने प्रयास करके सतर सिंह सरपंच होते थे बिठमड़ा गांव के, बड़ा गांव है हमारा। हमने मिलकर चौधरी करम सिंह ने हमारी मदद करी थी, एमएलए थे। फिर हमारे गांव डिस्ट्रिक्ट हिसार में शामिल हुए थे। अच्छा। अब डिस्ट्रिक्ट हिसार में है। अब डिस्ट्रिक्ट हिसार में। पहले हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट था, वो जाना जाना पड़ता था, लोग बहुत परेशान होते थे। तो जिस तरह आपकी संघर्ष की आदत रही है, फिर आप वहाँ से टोहाना शिफ्ट हो गए? टोहाना, क्योंकि उस टाइम हमारी तहसील टोहाना बनाई थी, शुरू में हिसार में थी ना टोहाना। अच्छा। तहसील भी उस टाइम फतेहाबाद जिला तो बाद में बनाया, इसलिए टोहाना आ गया। फिर मैं टोहाना शिफ्ट कर गया। तो ये वकील जब बन गए तो उसके बाद फिर आपने, जैसे आपने बताया कि आप पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया जो कि वामपंथ के जो एक लीडर रहे हैं, सीपीएम में रहे थे, वो भी सीपीएम में रहे हैं, उनके साथ भी आप रहे। तो फिर आप जन संघर्षों में कभी जेल भी गए या फिर कभी प्रदर्शनों में केस भी बने होंगे, ऐसी भी कभी कोई बात हुई? मतलब ऐसा है कि हमने एक दो जगह गिरफ्तारियां तो दी थी, परंतु ये था 1 दिन रख दिए, 2 दिन रख दिए, लंबी को जेल जाड़ में रहने का जाने का कोई ऐसा नहीं हुआ। गिरफ्तारी तो वहाँ भी दी थी जब वो यहाँ बूथ कैप्चरिंग के खिलाफ गए थे लीडर पार्टियाँ के दिल्ली में, तब भी दी थी। ये जो टोहाना वाली घटना, टोहाना में छोड़ दिए फिर शाम ना। तो उसका रिजल्ट क्या रहा था ये भी बता दो। रिजल्ट तो कुछ नहीं रहा, भजनलाल की सरकार थी। तो सिस्टम सारा उसका कम था उस टाइम। तो वो एमएलए विजय घोषित कर दिया। एमएलए तो उसी टाइम जीत गया था, वो बना दिया था जब बाईकाट ही कर गई थी पार्टियां, दूसरी पार्टियां बाईकाट कर गई थी। ये टोहाना की एक ऐसी घटना है जो लोकतंत्र विरोधी रही है। तो ये जो आपने घटना बताई, खैर इसके ऊपर भी कभी और विस्तार से बात करेंगे, पर एक लाइन के साथ इसको जान के थोड़ा खत्म करेंगे। ये फिर इसकी खबरें भी लगी होंगी कि उस वक्त सभी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया, इतिहास में कहीं दर्ज भी है वो, देखो अखबार प्रेस में आया भी होगा। अब मेरा इस बात का ध्यान नहीं है, परंतु हमने बेरा है भाई जो लोग, काफी लोग, यानी आप तो जिंदा दस्तावेज हो एक तरह से उस टाइम में शामिल लोग हुए थे उस टाइम, काफी पार्टियों के। करम सिंह डांगरा भी रहे होंगे उस टाइम? वो भी थे। आपके साथ के और कौन कौन थे जो आज के वक्त में हैं? आज के वक्त में तो ये मेरा नाम ध्यान नहीं है। करम सिंह डांगरा तो है। करम सिंह डांगरा ही लीडर थे उनके, और लोकल लीडर थे कई थे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप वकीलों के प्रधान भी बन गए उसके बाद, तो ये वकीलों के जो प्रधान, हाँ जी, हाँ, बार एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ 2 बार में। अच्छा, टोहाना में। और पार्टी की तरफ से जो आपका संगठन था? पार्टी का संगठन तो मैं रहा हूँ, जिला कमेटी में रहा हूँ पार्टी में। नहीं, पार्टी का जो जन संगठन है आपका वकीलों, जन संगठन वकीलों का, तो मैं ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव का मेंबर रह लिया, प्रधान भी रह लिया हरियाणा का, और जनरल सेक्रेटरी रह लिया हरियाणा का। अभी क्या हुआ? अब मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा का। वाइस प्रेसिडेंट है। तो जितनी उम्र होगी है आपकी, पहले तो उम्र की बात कर लें, लोगों को लगेगा पता नहीं किस उम्र मेरी 74 होगी। 74 होगी? 74 प्लस है। तो 74 प्लस के अंदर अभी भी आप पैदल आना जाना कर लेते हो कोर्ट में? और पैदल तो मैं सैर भी करता हूँ, पैदल आना जाना भी है। मैं सुबह इंग्लिश का अखबार पढ़ता हूँ 1 घंटा, और जो लेख आते हैं उन पर चिंतन भी करता हूँ। कई बार तो लिख भी देता था, थोड़ा लिखने में मेरी वह कम हो रही है बात। आमतौर पे पत्रकारों की एक आदत रहेगी, पत्रकार ना पॉलिटिशियन से भी पूछें जी क्या बात आप थकते नहीं, तो कम से कम आप जनसंगठन के बंदे हो, आपसे भी पूछ लो भी आप थकते नहीं फिर? नहीं, ठीक है। नहीं, देखो उम्र के लिए थकावट तो आती है, थकावट आती है, परंतु मैं थकावट का मुकाबला करता रहता हूँ। मतलब थकावट से हार नहीं मानता। कई लोग थकावट से हार मान के मतलब घर बैठ जाते हैं। तो अब आपकी जीवन शैली क्या है, कैसे सुबह उठते हो, क्या क्या काम? शैली तो मैं 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठ कर चाय पीने, फ्रेश हो गए, फिर मैं जाता हूँ घूमने के लिए। 6 किलोमीटर की तो कम से कम सैर करता ही हूँ। अभी भी? अच्छा। घूमने से तो मेरी शुगर कंट्रोल रहती है।
और मैं घूमने से ही फिट रहता हूँ। घूमने से सोच रहा हूँ कि एक बार आप इसको वामपंथी दृष्टिकोण को अलग रख के एक आम इंसान की तरह से बताओ भी देश की और प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव देखे आपने? बदलाव तो बहुत देखे हैं। जो 77 में इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनी थी जनता पार्टी, मेरी सोच के हिसाब से उस समय में देश में एक लोगों का डर भय निकला था और लोकतंत्र मजबूत होया था, बहाल होया था। क्योंकि उस टाइम हमने देखे हैं कि डरते बहुत थे लोग, मतलब कभी कोई पकड़ लिया जाए। एक दौर ऐसा भी आया था हरियाणा में, देखा कि ये जो नसबंदी का दौर था, उस टाइम बहुत जातियाँ भी हुई थी और ज़बरदस्ती पकड़ कर लोगों के ऑपरेशन किए गए थे नसबंदी के, तो ये भी देखे हैं। परंतु जब लोगों ने बड़े बड़े लीडर राह दिए थे उस टाइम में, तो एक लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई तुम भी सरकार बदल सकते हो। हमने ये भी सुना है कि भाई इंदिरा की सरकार तो बदली नहीं जा सकती, जो गरीब भी सुना कहीं कहते मोदी की सरकार नहीं बदली जा सकती, परंतु जनता सब कुछ बदल सकती है। यानी उस वक्त ये मानना ही बड़ी बात थी भी इंदिरा तो हार ही नहीं सकती। हाँ, ये प्रचार था। फिर बदले भी। अपना चौधरी बंसीलाल वर्गे नेता भी रहे लोगों ने उसने। बंसीलाल को लेके भी एक तानाशाह जैसा रवैया आ रहा था हरियाणा में। वो आया था बंसीलाल, क्योंकि बंसीलाल का दोहरा चरित्र मानता हूँ मैं। अच्छा। उसने विकास तो किया, परंतु इमरजेंसी में जो जातियाँ हुई लोगों के साथ हुई, जैसे मतलब नसबंदी में ज़्यादा बदनामी हुई है। एक रिवासा कांड होया था, उसमें भी बदनाम होया था, कोई गलत केस बना दिया था। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो ये बंसीलाल जी का जिक्र आ गया, अभी जो हरियाणा में ये जो 3 लालों का जिक्र रहता है, इनको भी आपने पूरे दौर को देख लिया पिछले इस सालों में, तो इनमें से किसी लाल को बेहतर भी मानते हो आप भी, ये इससे बढ़िया है, ये इससे बढ़िया है? देखो, बढ़िया तो यह है कि सारे पूंजीवादी व्यवस्था के चीफ मिनिस्टर थे। देवीलाल को मैं इन मसारिया में डेमोक्रेटिक मानता हूँ। चौधरी देवीलाल का काम करने का तरीका काफी डेमोक्रेटिक था। बंसीलाल विकास का काम में ज़्यादा मजबूत था। भजनलाल ने भी विकास तो करे हैं, परंतु उसका जो काम करने का तरीका, एमएलए को अपने हक में करने का तरीका, दूसरे ने तोड़ने का तरीका, जैसे दूसरी पार्टी के एमएलए तोड़ के सरकार बनाने वाली बातें, ये थोड़ी ही डेमोक्रेटिक नहीं है। उनका काम वो काम था। तो उसके बाद जैसे अब जो अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आ गए, ये भी लाल हैं, इनका आपने कार्यकाल देखा, इनको किस तरह से देखते हैं? देखो, ये जो सरकार है, इसकी सरकार की कार्यशैली तो ना तो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक है और ना ही जनता के हक में है। कोई प्रोटेस्ट करता है तो उनको हरास करते हैं, और आज जनता में इसे बात का विरोध है ज़्यादा। इनके कोई धर्म जात का नाम था जो इनका राज में बंटवारे की बातें होती हैं, पहले इतनी नहीं थी। अब जैसे ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में जो इन्होंने रोल अदा कराया खट्टर साहब ने, वो बढ़िया रोल नहीं था, क्योंकि पंजाब के किसान जा रहे हैं। एक तो अपने संविधान के बारे में ना तो जानते ना सोचते कि संविधान ने क्या दे रखा है जनता का हथियार। ये जनता का जो फंडामेंटल राइट है संविधान में, ये जनता को अधिकार है कि कहीं अपने इकट्ठे हों, यूनियन बनाएं, प्रदर्शन करें, स्पीच दें, मतलब प्रोटेस्ट करें, किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से करने का है उसमें संविधान में। इसको कोई छीन नहीं सकता। इससे माननीय हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी इस बात पे, भाई आप दिल्ली जाने से किसानों को कैसे रोक सकते हैं? तो ये रोक क्या, उन पर पानी, गर्म पानी की बौछारें रो, ठंडे पानी की बौछारें सर्दी में, मतलब आंसू गैस छोड़ी वृद्ध किसानों के बीच में, ये अच्छी बात थोड़ी थी। लोगों के बीच में रहते हैं, वकीलों के बीच में भी है, क्या कुछ मुद्दों के ऊपर भी बात हो रही है आज के वक्त में देश की, जिन पे होनी चाहिए? देखो, इस बार
जो चुनाव है, मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि लोग बदलाव चाहते हैं। क्योंकि पीछे जो लोकसभा के चुनाव हुए 19 में और 14 में, 14 में तो मोदी जी ने जो वादे करे बढ़िया बढ़िया, वो जुमले ही सिद्ध हुए। जैसे विदेशों से काला धन लाने की बात, फिर काला धन आओगा लोगों के ये भी सजा जी 15-15 लाख खाते में ही पड़ेंगे। नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया, अभी जुमला था ये तो आप लोगों ने वैसे ही समझ लिया। जुमला था, परंतु जुमले से लोग प्रभावित थे। उसके बाद अगला चुनाव आया, उन जुमलों से ही वोट मिले थे इन्होंने, और भी वादे बहुत किए थे। और दूसरा जो फिर 19 में जो चुनाव हुआ, जो पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा में 40 जवान जो शहीद हुए अपने, उस घटना का पूरा इनने फायदा उठाया और ये कह के उठाया कि शहीदों का बदला लेंगे। परंतु ये बड़ी दुख की बात है कि जो शहीद हुए थे उसका अभी तक भी ये पता नहीं चला कि वो RDX कहाँ से आया था, किसका कसूर था, कौन दोषी है। कोई कमेटी बनाई, कमेटी ने कोई जांच करी ना। ये तो जो वहाँ के गवर्नर थे श्री सतपाल मलिक, उन्होंने उसका खुलासा, सारा वीडियो भी लोगों ने देखे, खुलासा कर दिया कि वह घटना कैसी थी और उस पर क्यों नहीं जांच हुई। तो ये भी एक उस टाइम लोगों को भावुक बना के वोट ले लिए थे। इस बार इनकी कोशिश राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा उछाल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी वो मोदी जी का वो जो बयान है उस पर बड़ी चर्चा है कि भाई कांग्रेस की सरकार आ गई तो मुस्लिम जो ये कांग्रेस उनको धन भी दे देगी, और वो जो वकील महिलाओं के जेवरात मंगलसूत्र की जो बात आई, तो मंगलसूत्र की बात, हिंदू मुस्लिम की बात करना ये अपने संविधान में नहीं है। अपना संविधान तो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के ऐसी बात तो प्रधानमंत्री ने नहीं करनी चाहिए, मैं ठीक नहीं मानता। लोगों के बीच में चर्चा है मुद्दों की भी, रोजगार भी एक मुद्दा होना चाहिए, या देश में बढ़ती महंगाई भी मुद्दा होना चाहिए। लोगों को तो मुद्दा है। हरियाणा में जो मैं मानता हूँ, किसान आंदोलन ने लोगों को बहुत जागरूक किया, और जो किसानों के मुद्दे हैं, अब सरकार ने, मोदी जी तो ये कहा करते भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूँगा, और जो किसान को लाभकारी मूल्य है जो MSP लागू करूँगा, किसान के कर्जे माफ़ करूँगा। और बात फिर वो जो आंदोलन चला है 1 साल से ऊपर, उसमें लगभग 750 किसान शहीद हुए। तो उसमें बाद में जो समझौता हुआ उसमें ये सारी मांगें माननी थी, MSP की भी। एक जो लखीमपुर खैरी में UP में जो वो मंत्री है एक मिश्रा, उसका लड़का ने किसाना पर गाड़ी चढ़ा दी थी, कई किसान शहीद हुए। उसकी भी जांच नहीं करवाई, ना कोई उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की ढंग से। तो अभी जो आपकी पार्टी है, जो CPM है, वो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल है? हाँ, शामिल है। तो उसके तहत आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? कोई अभियान भी चला रहे हैं, कोई कैंपेन्स भी चला रहे हैं? कैंपेन चला रही है पार्टी अपने हिसाब से। ये आपने पर्चा भी पकड़ रखा है आपने? ये पर्चा तो हमने वकीलों का है, ऑल इंडिया। अच्छा, वकीलों का है? वकीलों का पर्चा है। इस पर्चे में भी हमने मतलब ये बात उठाई है कि हमारे देश में संविधान और लोकतंत्र को खतरा है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। जैसे मजदूरों में अलग अलग पार्टी की, कर्मचारियों में अलग अलग पार्टी की संस्थाएं हैं, मतलब वैसे वकीलों में भी है? वकीलों में भी बना रखे हैं संगठन। ठीक है। परंतु ये संगठन है जो इसका संविधान है, हम जो संविधान की प्रस्तावना है ना, उसको अपॉर्ड करने के लिए ही काम करते हैं संगठन में। संविधान की प्रस्तावना जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान, उसमें जो प्रस्तावना है उसमें मेन है लोकतंत्र और सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म। और
मतलब सोवरेनिटी। अच्छा, अब की बार का जो चुनाव है इसमें एक चर्चा चल पड़ी है कि नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या अग्रेसिवली इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए, नेताओं को इनके जवाब देने चाहिए? तो सवाल करना लोकतंत्र में बड़ी अच्छी बात है, सवाल करने भी चाहिए और उन्होंने जवाब भी देने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। तो ये जो इतनी कम अवधि है 10-20 दिन की, क्या इसमें सवाल पूछ के जवाब दे के क्या बात बन जाएगी? चलो अवधि तो क्या ये परमानेंट नहीं होना चाहिए? बात ठीक है, ये तो अब चुनाव में ही आते हैं ज़्यादातर लोग, सुने हुए भी तो चुनाव में ही आते हैं। चुनाव से पहले कम आते हैं लोगों के बीच में। अच्छा, तो लोगों को तो यही मौका है, जैसा मौका ऐसा सवाल पूछ लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो मौजूदा समय में राजनीति है इसमें दल बदल हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, जो इसमें था सत्ता में था उसके साथ दूसरी पार्टी आती दिखती है तो उसमें जा रहा है, वो उसमें जा रहा है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं दल बदल को? देखो वैसे तो अब तो दूसरी स्टेट में भी होने लग गया। हरियाणा में तो शुरू से ही देख रहे हैं हम, आया राम गया राम का नाम तो मशहूर रहा हरियाणा पूरे देश में फेमस, देश में फेमस था बदल बदलू के लिए। मतलब आया राम गया राम का नाम तो बदल बदल होती है वहाँ ज़्यादा, अब तो सारा होने लगी। और अब तो ये जो अब जैसे अपना ये बीजेपी के कैंडिडेट है, इनका ये पहला कांग्रेस में थे, तंवर साहब MP रहे और अब बीजेपी का टिकट आ गए। उससे पहले आम आदमी पार्टी में भी गए। कई पार्टियां ने बदली, परंतु देखो एक अजीब बात है कि जब कांग्रेस का सेकुलर पार्टी मानते हैं हम, सेकुलर पार्टी में रह के भी लोग मतलब जो धर्म के नाम पर पार्टी राजनीति करती है, हिंदुत्व के नाम पर, उसमें शामिल हो गया, तो ये अवसरवाद है। और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी विचारधारा को छोड़ना मैं ठीक नहीं मानता। पात्र साहब हैं, एडवोकेट साहब, काफ़ी जानकारियां दी, और टोहाना के बारे में नई जानकारी थी, मेरी भी नॉलेज में नहीं थी कि उस वक्त सारी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया था। इनके पास 50 साल का खजाना है, और समय समय पे वकील साहब मैं चाहूँगा कि आप हमारे मंच पे आते रहें और थोड़ा दर्शकों का भी ज्ञान वृद्धि करते रहें, अलग अलग चीज़ों के ऊपर समय निकालते रहें, और ख़ास तौर पे जो इनकी लालिमा है इनके चेहरे पे, वो आप देख रहे हो, इनसे जीवन शैली भी जानेंगे हम लोग। तो लोगों से मैं आज के टाइम में ये इस मंच से अपील करूँगा कि जो देश की आज़ादी के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी थी लोगों ने, और एक इस बात को भी मैं बता दूं लोगों ने कि वकीलों का बहुत बड़ा हिस्सा नेतृत्वकारी था आज़ादी की लड़ाई में। सभी एडवोकेट थे, महात्मा गांधी एडवोकेट, जवाहरलाल नेहरू है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट थे, लाला लाजपत राय, ज्योति बसु भी वरिष्ठ थे उस टाइम, तो उन्होंने आज़ादी का नेतृत्व करा। अब भी हमारा जो संगठन है, ये हमने इश्तेहार इसलिए निकलवाया कि आज वो जो उन्होंने त्याग करके जो आज़ादी ली थी, आज हम मानते हैं कि आज़ादी लोकतंत्र और संविधान को खतरा है, क्योंकि संविधान ही बचाव रखता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से लोगों को रिलीफ देती है, बाकी जो कोर्टें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डीलिंग ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट संविधान पे करती। तो यदि संविधान ख़त्म हो गया तो ना लोकतंत्र रहेगा, ना आज़ादी रहेगी, ना वोट का राइट रहेगा। मेरी समझदारी तो यह है। नहीं, ये मैं आपको टोक दूं, जैसे कि माननीय जो प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि संविधान को लेके तो भ्रम फैलाया जा रहा है, हम लोग तो संविधान से कुछ नहीं करने वाले, संविधान तो वैसा का वैसा रहेगा। ऐसा है, संविधान पर जो चोट कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ का चुनाव हुआ उसमें तो वीडियो लोगों ने देखा है कि किस तरह धंधड़ी करी है चुनाव में। ये गैर संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करे। अब ये जो 2 मुख्यमंत्री अंदर कर दिए चुनाव के टाइम में ईडी के नाम पर, ये संविधान विरोधी है। तो ये संविधान मतलब संविधान में जो बातें हैं आज भी संविधान को नहीं मान रहे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तो बाकी ईडी का इस्तेमाल कितना दुरुपयोग हो रहा है, ईडी दिखा के कई लीडर तो बड़े बड़े थे जो करोड़ों के घोटाले पर ईडी ने केस बना दिए थे सारे।
बीजेपी में शामिल हो गए, वो वॉशिंग मशीन में साफ करती है बोले। तो वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा इसके बाद भी आप को फिर अनुरोध करेंगे किसी और मुद्दे पे, तो आइए। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मगर आप इसको पूरा जब देखेंगे तो समझ पाएंगे सारी बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, इस पर कमेंट भी करें, अपनी राय भी दें, ताकि इस तरह की वीडियो हम और भी बनाएं।